किन्हें बोल दिया जाता है? अब देखो, जैसे कि हमने देखा था कि एक सोलेनॉइड था, सोलेनॉइड में आपने करंट फ्लो कराया तो उसमें क्या हुआ था, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुई थी, म्यू नॉट एन आई कॉन्स्टेंट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुई थी। तो वो सोलेनॉइड भी एक मैग्नेट की तरह काम कर रहा था। और आपने देखा कि अगर एक करंट कैरिंग लूप है तो लेंज लॉ के हिसाब से वो लूप भी एक बार मैग्नेट की तरह काम करता है, ठीक है ना। उसमें भी एक नॉर्थ पोल और साउथ पोल होता है, ये भी हमने देखा था। तो ये सारे क्या हैं, ये नेचुरल नहीं है, ठीक है ना। जितनी देर के लिए आप करंट फ्लो कराओगे सिर्फ उतनी देर के लिए उनके अंदर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। तो इनको इलेक्ट्रोमैग्नेट्स बोल दिया जाता है। क्यों इलेक्ट्रोमैग्नेट्स बोल दिया जाता है? क्योंकि अभी तक जो हमने मैग्नेटिक नेचर पढ़ा है वो उन ऑब्जेक्ट्स का है जिनके अंदर मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ तभी पैदा होगी जब आप उनके अंदर करंट को फ्लो कराते हो। तो अगर आप करंट का फ्लो बंद करा दोगे तो उनका मैग्नेटिक नेचर भी क्या होगा, खत्म हो जाएगा। अब परमानेंट मैग्नेट्स किन्हें बोला जाता है? परमानेंट मैग्नेट्स वो मटेरियल है जो कि हमेशा मैग्नेटिक नेचर शो करता है। मैग्नेटिक नेचर शो करने का मतलब क्या हुआ कि अगर आपके पास ऐसा मटेरियल है जो कि इररिस्पेक्टिव आप उसे कहाँ रखे हुए हो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करे ही, आप किसी भी मीडियम में रख दो, आप कैसी भी ओरिएंटेशन में रख दो, करंट से तो कोई रिलेशन है ही नहीं, वो हमेशा ही अगर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, तो ऐसी मैग्नेट को हम कह देते हैं परमानेंट मैग्नेट्स। परमानेंट मैग्नेट्स हमें कहाँ से मिलते हैं? तो परमानेंट मैग्नेट्स हमें अर्थ की कोर से मिल जाते हैं, ठीक है ना, या अर्थ के अंदर से हमें मिल जाते हैं, ठीक है ना। कुछ मैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं, हमने देखा है कि पर्टिकुलर मेटल्स को वो हमेशा क्या करते रहते हैं, अट्रैक्ट करते रहते हैं। सबसे कॉमन कौन सा? आयरन। तो ऐसा कोई भी मटेरियल जो कि हमेशा ही मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता रहे इररिस्पेक्टिव ऑफ मीडियम या उसकी ओरिएंटेशन, उसे आप कह देते हो एक परमानेंट मैग्नेट। तो सबसे फेमस जो इसके अंदर हो जाता है वो पहला वाला हो जाता है हमारा बार मैग्नेट, ठीक है ना, और इसी के बारे में मेनली हमें पढ़ना है। अब बार मैग्नेट किसे बोला जाता है? तो भाई बार मैग्नेट हम बोलते हैं बेसिकली एक रेक्टेंगुलर मैग्नेटिक मटेरियल की स्लैब को, ठीक है ना। एक रेक्टेंगुलर मैग्नेटिक मटेरियल की स्लैब हो तो उसे हम बार मैग्नेट कहते हैं। अब इसके बारे में कुछ चीज़ें आपको पता होगी। हर बार मैग्नेट के पास दो पोल्स होते हैं जिन्हें हम नाम देते हैं नॉर्थ पोल और साउथ पोल, ठीक है ना। आर्बिट्ररली इन्हें नाम दिया गया है नॉर्थ पोल और साउथ पोल, ठीक है। अब होता क्या है कि किस तरह से बना है ये मैग्नेटिक बार मैग्नेट की अगर मैं बात करूं तो इसे हम कहते हैं एक मैग्नेटिक डायपोल। क्या है ये? ये है एक मैग्नेटिक डायपोल। इससे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आपने देखा था जो कि क्या था, इलेक्ट्रोस्टैटिक डायपोल। इलेक्ट्रोस्टैटिक डायपोल कैसे बनता था? एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज को जब आप बहुत पास पास रख देते थे और इलेक्ट्रिक फील्ड की कैलकुलेशन करते थे उनसे काफ़ी दूरी पर, तो आप कह देते थे कि उस कॉम्बिनेशन को हम कह देंगे क्या, एक इलेक्ट्रिक डायपोल। तो सिमिलरली बार मैग्नेट की स्ट्रेंथ पता करने के लिए भी हमें एक क्वांटिटी चाहिए थी, तो उसे बोल दिया गया क्या, एक मैग्नेटिक डायपोल। उन्होंने कह दिया क्योंकि हर मैग्नेट के दो पोल्स हैं, एक नॉर्थ पोल है और एक साउथ पोल है, लेकिन इन दोनों पोल्स का नेचर जो है वो कैसा है, अलग है, ऐसा मान लिया गया, ठीक है ना। क्योंकि हमें पता था कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमेशा ही क्लोज लूप में एग्जिस्ट करेंगी, तो जहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एग्जिट करती हुई लग रही थी वहां पे हमने बोल दिया नॉर्थ पोल, और जहां से एंटर करती हुई लग रही थी वहां पे हमने बोल दिया साउथ पोल। समझ आ रही है बात? तो बेसिकली एक बार मैग्नेट के पास क्या होंगे, दो पोल्स होंगे, इसीलिए हम उसे क्या बोल देते हैं, डायपोल, एक मैग्नेटिक डायपोल बोल देते हैं। अब अगली टर्म जो इंपॉर्टेंट है वो है आपकी पोल स्ट्रेंथ, ठीक है ना। पोल स्ट्रेंथ किसे बोला जाएगा? तो पोल स्ट्रेंथ बेसिकली मेजर होता है उसकी मैग्नेटिक स्ट्रेंथ का, कि कोई भी मैग्नेट कितनी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकती है, ये कौन बताएगा, उसकी पोल स्ट्रेंथ बताएगी, ठीक है ना। तो बेसिकली क्या बताती है हमें, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है ना। और इसे जनरली एम से रिप्रेजेंट कर दिया जाता है, स्मॉल एम से, ठीक है। तो अब आर्बिट्रेरली साइन दिया गया है कि नॉर्थ पोल को तो हम प्लस एम से रिप्रेजेंट कर देते हैं और साउथ पोल को हम माइनस एम से रिप्रेजेंट कर देते हैं। अब ये सारे रिप्रेजेंटेशन इसलिए हैं ताकि आपको ये इलेक्ट्रोस्टैटिक से मिलता जुलता लगे और चीज़ें कैसी लगें, आसान लगें। जैसे कि आपको पता था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक डायपोल में भी एक प्लस क्यू होता है और एक माइनस क्यू होता है, तो वैसे ही यहाँ पे ले लिया गया है एक प्लस एम और एक माइनस एम। याद आपको ये रखना है, सिर्फ एम आपकी क्या है, पोल स्ट्रेंथ है। तो फील्ड लाइंस जब देखी गई एक बार मैग्नेट के लिए तो वो हमें दिखी नॉर्थ पोल से एग्जिट करती हुई और साउथ पोल पे एंटर करती हुई, कुछ इस तरह से।
समझ आ रहा है? लेकिन क्या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहीं जाके टर्मिनेट हो गई थी? क्या वो साउथ पोल पे जाके टर्मिनेट हो गई थी? नहीं। तो लोगों को पता चला कि अगर आप एक बार मैग्नेट को कट भी कर देते हो तब भी ऐसा नहीं है कि आपको एक मोनोपोल मिल सके। तो अगर मोनोपोल नहीं मिल सकता, इसका मतलब यह है कि इसके अंदर भी मैग्नेटिक फील्ड होनी चाहिए। और यह हमें पता ही था कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमेशा क्लोज्ड लूप के अंदर एग्जिस्ट करती हैं। क्लोज्ड लूप मैग्नेटिक फील्ड होती है। तो मैग्नेटिक फील्ड बता दी गई कि भाई आउटसाइड द मैग्नेट तो डायरेक्शन होती है नॉर्थ पोल से साउथ पोल, और इनसाइड द मैग्नेट डायरेक्शन होती है साउथ पोल से नॉर्थ पोल। इस तरह से आप एक बार मैग्नेट की फील्ड लाइंस को रिप्रेजेंट कर देते हो। समझ आ रहा है? कई सारी फील्ड लाइंस होंगी, पर याद बस क्या रखना है कि नॉर्थ से भाई एग्जिट कर रही होगी और साउथ पे क्या कर रही होंगी, एंटर कर रही होगी। समझ आ रहा है? तो अब हमने अभी एक टर्म बताई थी पोल स्ट्रेंथ m, और हमें जानना है कि भाई इस बार मैग्नेट का मैग्नेटिक मोमेंट कितना है। मैग्नेटिक मोमेंट भी आपको आइडिया देगा कि भाई मैग्नेट आपकी कितनी स्ट्रांग है। ठीक है, तो इसे किसी तरीके से पोल स्ट्रेंथ से हमें क्या करना था, रिलेट करना था। अच्छा, अब मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट क्या हुआ? अगर आप याद करो तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट था बेसिकली पॉजिटिव चार्ज इनटू सेपरेशन बिटवीन चार्जेस। Q इंटू डी को आप बोलते थे इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। तो यहां डिफाइन किया गया आपका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। समझ आ रही है बात? तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट को कैसे बताया गया? मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट m वेक्टर, या ऐसे सिंपली मैग्नेटिक मोमेंट भी बोल दिया जाता है, जो हमने लूप वगैरह का निकाला है ना, NIA लूप का निकाला था, वैसे ही बार मैग्नेट के लिए मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट डिफाइन किया गया पोल स्ट्रेंथ इनटू सेपरेशन बिटवीन पोल्स, इनटू सेपरेशन बिटवीन पोल्स। समझ आ रही है आपको बात? तो ये आ गया आपके पास क्या, मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला। ठीक है ना? अगर इसकी डायरेक्शन की मैं बात कर लूं तो डायरेक्शन क्या होगी? तो इलेक्ट्रोस्टैटिक से ही आपको रिलेट करना है सीधे सीधे से। डायरेक्शन वहां पे क्या होती थी, नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ। तो सेम चीज यहां पे हो जाती है। ठीक है ना? क्या कह देते हैं हम, डायरेक्शन इज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ पोल। ठीक है, यहां पे डायरेक्शन का ज्यादा काम नहीं आता। मेन फॉर्मूला जो आपको यूज रखना है वो ये है, मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड हो जाएगा पोल स्ट्रेंथ इनटू सेपरेशन बिटवीन द पोल्स। समझ आई बात? अब एक खास बात और है जो हमें याद रखनी होती है कि अगर हमारे पास एक बार मैग्नेट है, अगर आपके पास एक बार मैग्नेट है, ठीक है ना, जिसकी लेंथ है L, ठीक है ना, और यहां पे बता दिया गया है कि यहां पे प्लस m मान लो, और यहां पे बता दिया गया है कि यहां पे माइनस m मान लो। तो L को मैं क्या कहता हूं, L को मैं कहता हूं ज्योमेट्रिक लेंथ। ज्योमेट्रिक लेंथ, ज्योमेट्रिक लेंथ का मतलब ये हुआ जो आपने स्केल से मेजर की होगी इस बार मैग्नेट की, फिजिकली आप जो मेजर कर पा रहे हो L, वो आ गई कितनी, यहाँ पे दी हुई है हमें L। लेकिन देखा ये गया कि भाई आपको जो सेपरेशन बिटवीन पोल्स लेना है मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट करते हुए, वो आपको उन दो पॉइंट्स के बीच की सेपरेशन लेनी है जहां मैग्नेटिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा स्ट्रांग थी। समझ आई क्या बात? जहां मैग्नेटिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा स्ट्रांग थी। तो लॉजिकली तो सब लोग यही सोच रहे थे कि भाई पोल्स कोने पर हैं, तो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ भी सबसे ज्यादा स्ट्रांग कहां होनी चाहिए, कोने पर होनी चाहिए। दूसरा लॉजिक मैं ये दे सकता हूं कि भाई क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइन सबसे ज्यादा क्लोज कहां पे हैं, आप देख सकते हो यहीं से एग्जिट कर रही है तो सबसे ज्यादा स्ट्रांग यहां पे होनी चाहिए। सिमिलरली यहां पे एंटर कर रही है तो फील्ड लाइन सबसे क्लोज है, तो स्ट्रांग यहां पे होनी चाहिए। बीच में तो आप देखते हो कि सेपरेशन सबसे ज्यादा दूर होता है, कंप्लीट लूप बनाना है ना, तो बीच में तो फील्ड कैसी होनी चाहिए, सबसे कम होनी चाहिए। तो अगर कुछ नहीं बोला गया हो हमें क्वेश्चन में, तो मैं सिंपली मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की वैल्यू m इंटू एल बता देता हूं। समझ आ रही बात? अगर हमें कुछ नहीं बताया गया है तो मैं क्या ले लेता हूं, m इंटू एल ले लेता हूं। लेकिन अगर उन्होंने कह दिया हो कि आपको मैग्नेटिक लेंथ यूज करनी है, मैग्नेटिक लेंथ, मैग्नेटिक लेंथ बेसिकली एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट की गई है बार मैग्नेट्स के लिए, जो हो जाती है सेपरेशन बिटवीन टू पॉइंट्स विद मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो वो आपको मिलता है कितना, 0.8 टाइम्स द ज्योमेट्रिक लेंथ। ज्योमेट्रिक लेंथ। तो मेंस वगैरह में इस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपको कंफ्यूज करने के लिए।
तो ये चीज बिल्कुल याद रखनी है कि मैग्नेटिक मोमेंट निकालते समय हम कौन सा सेपरेशन लेंगे, 0.8 टाइम्स द एक्चुअल लेंथ ऑफ बार मैग्नेट। अगर कुछ स्पेसिफाई नहीं किया है, उन्होंने सीधे बोल दिया है सेपरेशन बिटवीन द पोल्स इज L, तो आप सीधे m into L यूज कर लोगे। लेकिन उन्होंने ये टर्म अगर यूज कर लिया कि द ज्योमेट्रिक लेंथ इज L, उन्होंने ऐसा बोल दिया कि ज्योमेट्रिक लेंथ अगर L है तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, 0.8 टाइम्स L यूज करना पड़ेगा। समझ आया क्या? क्लियर है यहां तक सभी को फॉर्मूला क्लियर हो गया है? तो हम आगे बढ़े। मैग्नेटिक लेंथ बेटा कुछ नहीं है, उन दो पॉइंट्स के बीच की सेपरेशन है जहां पोल स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा स्ट्रांग थी। तो एक्सपेरिमेंटली देखा गया कि एकदम एज पे पोल स्ट्रेंथ मैक्सिमम नहीं होती है, थोड़ा सा अंदर होती है। तो ये जो हमारी मैग्नेटिक लेंथ थी, ये ज्योमेट्रिक लेंथ से थोड़ी सी कम आ जाती है, और वो एक्सपेरिमेंटली हमें 0.8 L ले लेनी होती है अगर क्वेश्चन में ऐसी कोई टर्म यूज की गई है तो। अगर उन्होंने सादा सिंपल सवाल पूछा है तो ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, सीधे आपको m into L ही यूज कर लेना है। बताओ कोई समस्या? अच्छा, अब बार मैग्नेट्स के बारे में एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो सबको याद रहता ही है, बचपन से सुनते आए हो, वो ये है कि मोनोपोल्स डू नॉट एग्जिस्ट। आप चाहे कुछ कर लो, आप सिंपल नॉर्थ पोल को अलग सेपरेट नहीं कर सकते, साउथ पोल को अलग सेपरेट नहीं कर सकते, ये हमेशा ही पेयर के अंदर एग्जिस्ट करेंगे। यानी कि अगर आपके पास एक परमानेंट मैग्नेट है तो उसकी फील्ड लाइन वहीं से ओरिजिनेट हुई होगी और उसी मैग्नेट पे आके एंड हुई होगी, क्योंकि दोनों पोल्स वहीं होंगे। क्लियर है क्या आपको? ठीक है ना, समझ आ रहा है क्या? वो सब अभी देखेंगे सुमित हम। चलो, तो ये हो गया आपका क्या, पोल स्ट्रेंथ के बारे में थोड़ी सी चीजें। ठीक है, चलो तो एक आध क्वेश्चन कर लेते हैं, आपको बताना है। अब सोच रहे होगे इस पे क्या ही क्वेश्चन होगा। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। यहां मैं कोई टर्म यूज नहीं कर रहा हूं, तो आप सिंपली क्या करोगे, आप पूरी लेंथ यूज करोगे। ठीक है ना, ठीक है। तो मान लो यहाँ पे +2m दिया गया है, यहाँ पे आपको -2m दिया गया है, और ये सेपरेशन आपको दी गई है L। ये है टाइम पास। ठीक है, दूसरा आपको दिया गया है, इस तरह की मैग्नेट है हमारे पास, जहाँ पे ये दिया गया है +m आपको, ये दिया गया है -m आपको, और इस सर्कुलर सेमी सर्कल की रेडियस है r। समझ आ रहा है? करो भाई। बढ़िया। बिल्कुल अनीश, अब ये समझ जाना चाहिए, पूरे चैप्टर में यही चीज रट ली है हमने। ये तो खैर हलवा था। m बराबर हमें सीधे सीधे क्या मिल जाएगा, 2m into L। कोई समस्या ही नहीं थी। अच्छा, यहाँ मैं क्या लूंगा, क्या मैं सेमी सर्कल की सरकमफ्रेंस लूंगा? नहीं मेरे भाई, सीधी सी बात है, हमें सेपरेशन जब बोली गई है तो अब तक हम ये सीख चुके हैं अपने जीवन में क्या, कि सेपरेशन का मतलब क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ठीक है ना। तो यहां जो फॉर्मूले में L है, ये है आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। क्लियर है? तो इसमें हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सीधे से देख सकते हैं हम, आंसर सिंपली होने वाला है m इंटू दोनों के बीच की सेपरेशन क्या है, 2r।
तो ये आपका मैग्नेटिक मोमेंट हो जाएगा। ठीक है ना। सी का बता दो भाई, उसमें भी क्या है, कौन सा तीर मरवा रहे हैं, एल 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 रूट टू, पाइथागोरस थ्योरम पूछी गई है, एम बराबर एम इंटू रूट टू एल। समझ आया। तो ऐसा क्वेश्चन तो ऑब्वियसली नहीं आने वाला है, पर ये चीज किसी क्वेश्चन का पार्ट हो सकती है, आपका पहला स्टेप हो सकता है। किसी को कोई समस्या है इसमें? तो ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट यही थे, एडवांस में पूछा भी जा चुका है, सिर्फ डायग्राम पूछा था, मैंने आपको बताया भी था कि बार मैग्नेट के लिए फील्ड का डायग्राम कौन सा सही है। तो आपको सिर्फ ये देखना है कि अंदर की तरफ भी फील्ड लाइन ड्रॉ होनी चाहिए मैग्नेट के अंदर, साउथ से नॉर्थ और बाहर नॉर्थ से साउथ। रोहल पूछ रहे हैं एम एल बराबर एन आई ए। बेटा इसमें कोई करंट नहीं है, करंट से रिलेट नहीं कर रहे हैं हम इसे, परमानेंट मैग्नेट्स हैं, तो यहाँ करंट वाली कोई चीज़ ही नहीं, ये कोई लूप नहीं था, ये मैग्नेट थी जिसे मोड़ दिया था, हॉर्सशू मैग्नेट आपने सुना हो अगर, तो उस तरह की चीज़ है। ठीक है, चलो अब क्या किया जाता है, इस तरह के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। जो है मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ अ चार्ज्ड ऑब्जेक्ट, या उससे पहले एक चीज और देख लेते हैं जो एकदम टाइम पास है, जिस पे क्वेश्चन आया ही नहीं है आज तक, पर मैं बताना जरूर चाहूँ क्योंकि कोई भरोसा नहीं है इसी बार आ जाए। ठीक है ना। वो ये है हाइपोथेटिकल सिचुएशन, अगर आपको क्वेश्चन में कोई दे दे, क्योंकि जेई है, उनके घर की खेती है, वो आपसे कुछ भी कह सकते हैं। मान लो उन्होंने कह दिया कि हाइपोथेटिकली मोनोपोल्स एग्जिस्ट करते हैं, समझ आ रही है। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ मैग्नेटिक पोल, ये हमें कैलकुलेट करने को अगर कह दिया जाए। मान लो कि उन्होंने आपसे कह दिया कि हमने चमत्कार से किसी न किसी तरीके से एक सिंपल नॉर्थ पोल को सेपरेट कर लिया है दुनिया में, और यहाँ पे कोई पॉइंट P है, आप बता दो कि मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी R सेपरेशन पर। तो जीवन हमारा आसान हो जाएगा। कैसे? क्योंकि हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ा है और सब कुछ क्योंकि सेम ही चल रहा है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के फॉर्मूलों में सिर्फ आपको क्या बदलना है वो मैं बता देता हूँ। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के फॉर्मूले में आपको K को रिप्लेस कर देना है। किससे रिप्लेस होगा? सब समझ भी रहे होंगे, म्यू नॉट बाय 4 पाई से। समझ आ रहा है? Q को रिप्लेस कर देना है आपको किससे? पोल स्ट्रेंथ से। और डायपोल मोमेंट को रिप्लेस कर देना है किससे? बेटा किसी का वीडियो चल रहा है, बंद कर लो। हेलो, बेटा वीडियो ऑन हो गया, कनेक्टिंग टू ऑडियो हो रहा है, कैसे बंद होगा? स्टॉप। चल, हाँ भाई, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में K बराबर हमें पता है क्या होता है, म्यू नॉट। K होता नहीं, K को रिप्लेस करना है म्यू नॉट बाय 4 पाई से, Q को रिप्लेस करना है M से, और डायपोल मोमेंट को रिप्लेस करना होगा किससे? कोई भी बता देगा, M से। बस अब क्या बचा, बता दो क्या वैल्यू आ जाएगी। तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आ जाएगी KQ/R² था, तो म्यू नॉट बाय 4 पाई M/R²। नॉर्थ पोल से दूर जाती हुई, साउथ पोल के पास आती हुई। क्लियर है क्या सबको? अब मैं हर एक चीज के फॉर्मूले नहीं लिखाने वाला हूं, ये सिर्फ उस केस में है इफ मोनोपोल्स एग्जिस्ट, जो कि वो नहीं करते हैं, लेकिन एग्जामिनर के लिए अगर कर गए तो फिर आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो। आपको सिर्फ फॉर्मूले क्या करने हैं? कन्वर्ट करने हैं। कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। मैं सिर्फ वो चीजें बता रहा हूं जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और इसमें कॉमन आने वाली हैं। दूसरी चीज आपसे कोई क्या पूछ सकता है? वो पूछ सकता है मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ बार मैग्नेट। कुछ कुछ समझ आ रहा होगा वो आपको, ठीक है ना। तो इस तरह से दो पोल्स रखे हुए हैं, मान लो एक माइनस एम है हमारा, एक प्लस एम है हमारा, ये इसकी एक्सिस है, ठीक है ना। दोनों के बीच की सेपरेशन मैं एल ले लेता हूं, ये सेंटर से दूरी मैंने ले ली है कुछ एक्स।
तो x दूरी यानी पॉइंट P पे अगर पूछ लिया जाए कि भाई मैग्नेटिक फील्ड एट P क्या होगी, तो याद करो एक्सिस पे डाइपोल की फॉर्मूला क्या आया था। मन में आपको पता होना चाहिए कि याद है कि नहीं है, अगर नहीं याद है तो काफ़ी दुख की बात है, याद कर लो भाई। फॉर्मूला आया था 2kp/r³। तो 2 तो सबके लिए सेम है, ये क्या हो गया, हाँ 2 तो सबके लिए सेम है, k हमें पता है μ0/4π, p की जगह m/r³। किसी को कोई कष्ट, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, बड़ा ही सिंपल सा है कि नहीं है। एक्सिस पे हमसे ये पूछ ली गई तो ये आ गई आपकी क्या, मैग्नेटिक फील्ड। सिमिलरली आपसे पूछ लिया जाए, ये तो था ऑन एक्सिस, ऑन एक्सिस, ऑन बाइसेक्टर पूछ लिया जाए, ऑन बाइसेक्टर, तो भी आपको पता होना चाहिए P। यहाँ पे अगर कोई पॉइंट ले लेता हूँ मैं, बाइसेक्टर के ऊपर कोई पॉइंट ले लिया, मान लो मैंने Q, जिसकी डिस्टेंस यहाँ से है X, ये डिस्टेंस हमने R ली थी, ठीक है ना। तो P पे कितनी आ जाएगी मैग्नेटिक फील्ड, तो वो आ जाती थी kp/r³, ठीक है ना। तो k की जगह μ0/4π, P की जगह पे m/r³, बाकी सब कुछ सेम है। डायरेक्शन की अगर मैं बात करूं तो आपको पता है, देखो फील्ड लाइंस यहां से एग्जिट कर रही होंगी, इस तरह से एग्जिट करेंगी कि नहीं करेंगी, तो P पे किधर आएगी, राइट की तरफ आ जाएगी, यानी कि अलोंग डायपोल मोमेंट। तो ऑन द एक्सिस अलोंग डायपोल मोमेंट, ऑन बाइसेक्टर ऑपोजिट टू डायपोल मोमेंट, सब कुछ सेम है, ठीक है ना, कुछ नहीं बदल रहा है, सब कुछ सेम है, बस फॉर्मूले में आपको रिप्लेस करनी है चीजें। और डिटेल में जाने की जरूरत है या समझ आ रहा है भाई। ये सब मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पढ़ा रहा हूँ, ये सब पढ़ाने की मुझे जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ सेफ तरीके से पढ़ा रहा हूँ ताकि मैं सेफ रह सकूँ, ठीक है ना। डायरेक्शन एक बार, अरे बेटा डायरेक्शन क्या होती थी डायपोल में, डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या है, राइट की तरफ है, तो P पे मैग्नेटिक फील्ड भी किधर आ जाएगी, राइट की तरफ आ जाएगी नेट। और आप वैसे नहीं फील कर पा रहे तो ऐसे फील करो, देखो यहाँ से बाहर निकल रही होगी ऐसे, यहाँ से बाहर निकल रही होगी ऐसे, कौन सा कंपोनेंट बचेगा, एक्स वाली तो बचेगा राइट की तरफ। सिमिलर चीज यहाँ पे देखो, ऐसे एंटर कर रही होगी ऐसे, ऐसे एंटर कर रही होगी ऐसे, तो भी किधर आया, राइट की तरफ आया। तो अलोंग डायपोल मोमेंट ही रहती है ऑन द एक्सिस, और ऑपोजिट टू डायपोल मोमेंट रहती है कहाँ पे, ऑन बाइसेक्टर। क्लियर है, चलो। और क्या कर सकता है वो आपसे, और वो आपसे गॉस लॉ की चीजें पूछ सकता है, ठीक है ना। गॉस लॉ में हमें पता था कि भाई मैग्नेटिक फ्लक्स की चीजें पूछी जाएं अगर, मैग्नेटिक फ्लक्स, तो अगर वो सिलेबस के हिसाब से, असली दुनिया के हिसाब से चलें, तो आपको पता है कि अगर हमारे पास कोई भी क्लोज 3D ऑब्जेक्ट है, अब आप उसके अंदर अगर मैग्नेट पुट कर रहे हो, तो एक नॉर्थ पोल होगा, एक साउथ पोल जरूर होगा, तो जो भी फील्ड लाइन एग्जिट करेगी उसे कभी ना कभी तो एंटर करना ही पड़ेगा। तो हम ये स्टेटमेंट बोल देते हैं सीधे सीधे कि नेट मैग्नेटिक फ्लक्स, नेट मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू a closed 3D object, closed 3D object is always zero, is always zero। उसके अंदर मैग्नेट हो तो भी जीरो, उसके बाहर मैग्नेट हो तो भी जीरो। किसी ने एक बहुत अच्छा सवाल पूछा था मुझसे एक बार कि अगर आधी मैग्नेट अंदर हो और आधी मैग्नेट बाहर हो, अरे भाई तब भी जीरो, क्योंकि यहाँ से एग्जिट की पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन तो मैग्नेट के अंदर भी चलती है ना, तो यहाँ से एंटर भी कर गई होगी, तब भी क्या हो जाएगा वो, जीरो। तो इसमें तो कुछ सोचना ही नहीं है, सीधा सा है कि अगर आपके पास क्लोज 3D ऑब्जेक्ट है, एक मैग्नेटिक डायपोल है, अगर डायपोल अंदर रखे हुए हैं भाई तब भी जीरो, अगर अंदर डायपोल नहीं है बाहर डायपोल है तब भी जीरो, अंदर भी डायपोल है बाहर भी डायपोल है तब भी जीरो, डायपोल आधा अंदर है आधा बाहर है तब भी जीरो। तो नेट मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज 3D ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज जीरो। इसका कारण बता दिया जाता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस always exist in closed loops, always exist in closed loops। समझ आई बात, बस। तो ये थी वो कॉमन चीजें जो कि जानना उतना जरूरी नहीं थी, पर सेफ होने के लिए हमने बस जान लिया है कि अगर ऐसा मजाक हमारे साथ वो कर देते हैं कि चार्ज की जगह पे एक पोल को रख देते हैं, मोनोपोल को, जो कि एग्जिस्ट नहीं करते हैं, तो फिर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के फॉर्मूले में
इन चीज़ों को रिप्लेस करके आंसर दे पाएंगे। अब चल लेते हैं जो सिलेबस में इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, वो है मैग्नेटिक मोमेंट विदित का डाउट सही है भाई। उन्होंने पूछा है कि अगर अंदर एक, अब तुम समझ नहीं रहे हो क्या पूरी चीज, फिर तो मुझे पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ाना पड़ेगा। अगर क्लोज 3D ऑब्जेक्ट के अंदर उन्होंने मोनोपोल रख दिया तो फॉर्मूला लगा देना भाई, इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस की जगह कर देना इंटीग्रेशन बी डॉट डी एस बराबर क्यू इन की जगह एम इन बाय एप्सिलॉन नॉट। तो 1/एप्सिलॉन नॉट को रिप्लेस कर देना किससे, के को रिप्लेस कर रहे हो ना म्यू नॉट बाय 4 पाई से, बस वही सब है यार, ज्यादा ध्यान नहीं देना उस पर, ठीक है ना। तो मैग्नेटिक ये आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो ये है मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट कंटेनिंग चार्ज। कम से कम 4 बार तो मैंने देखा है इसके ऊपर क्वेश्चन आया हुआ, नीट में भी मान लो, मेंस में भी मान लो, ठीक है ना। तो उसका मतलब क्या है, सबसे पहले ये देखो, एक एग्जांपल लेता हूं मैं सबसे पहले। ये हो क्या रहा है, सही से ड्रॉ क्यों नहीं हो पा रहा है। चलो तो पहला एग्जांपल देख लो, मान लो कि हमारे पास एक रिंग है, ठीक है ना, जिसकी रेडियस है r और उस पर यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है q। अब किसी ने क्या किया कि इसे इसके सेंटर के अबाउट ओमेगा से घुमाना शुरू कर दिया है। तो आपको बताना है आपको बताना है मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ लूप क्या होगा, मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ लूप क्या होगा। अच्छा, अब तुम बोलोगे कि भाई यहाँ मैग्नेट की बात ही कहाँ से आ रही है, यहाँ तो सिर्फ चार्ज दिया हुआ है। तो देखो, लेकिन चार्ज है और वो क्या कर रहा है, घूम रहा है, तो चार्ज इन मोशन है। हम ये पढ़ चुके हैं कि मूविंग चार्ज क्या प्रोड्यूस करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस करता है और मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करता है। और आप देख सकते हो कि आर रेडियस पे चार्ज घूम रहा है, यानी ऐसा है कि आर रेडियस पे करंट घूम रहा है। तो हमें पता है कि एक लूप के अंदर करंट होगा तो ऑब्वियसली उसका मैग्नेटिक मोमेंट होगा, और कितना होगा, NIA। तो जरा बताओ कितना आ जाएगा मैग्नेटिक मोमेंट। ठीक है ना। ठीक है, तो मैं मैग्नेटिक मोमेंट लिख सकता हूं इसका, नंबर ऑफ टर्न्स तो एक ही है, करंट निकालना है तो करंट होता है चार्ज इनटू फ्रीक्वेंसी, ये आपको याद रखना था। करंट हो जाता है चार्ज इनटू फ्रीक्वेंसी, तो चार्ज तो पूरा क्यू है और ओमेगा से अगर घूम रहा है तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, ओमेगा बाय 2 पाई। टाइम पीरियड 2 पाई बाय ओमेगा होता है तो फ्रीक्वेंसी होगी ओमेगा बाय 2 पाई। तो ये करंट है बेसिकली इस रीजन के अंदर। तो करंट और इंटू ए एरिया जो कि है पाई आर स्क्वायर, तो ये आपको मिल गया क्यू ओमेगा आर स्क्वायर बाय 2। समझ आया किस तरह से हम मैग्नेटिक मोमेंट निकाल सकते हैं। अरे क्लियर हुआ कि नहीं। ठीक है, तो ये तो एक मेथड हो गया कि आप क्या करो, करंट पता करो और उससे निकाल दो, है ना। अब इसी में देखो एक और क्वेश्चन निकालें, अगर एक और करेंगे सिर्फ, उसके बाद एक चीज जान लेंगे हम। इस बार मेरे पास क्या है, एक डिस्क है जो आर रेडियस की है, उस पर चार्ज डेंसिटी आपको सिग्मा दी गई है, चार्ज डेंसिटी, उसका मास मुझे m दिया गया है और उसे भी उसके सेंटर के अबाउट घुमाया जा रहा है ओमेगा से। तो अब आपको बताना है कि इसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना है।
अरे नहीं, ये क्या हो गया? बिल्कुल। तो ऐसे ही छोटा सा एक रिंग का एलिमेंट ले लो और आंसर बता दो। एक रिंग का छोटा सा लिख सकते हो, ऊपर सीखा है हमने किसी भी एक्स डिस्टेंस पे जाके, उसे बस इंटीग्रेट कर डालना है आपको। शोएब जी, क्वेश्चन में क्यों नहीं दिया गया है? मैं समझ रहा हूँ आपने कोई चीज़ पहले पढ़ ली है तो आप अब उसके हिसाब से करना चाह रहे हैं, पर प्लीज़ आप सिग्मा के टर्म्स में आंसर तो दो, थोड़ी तो मेहनत कर लो। सबको समझ आ गया होगा क्या करना है ना? एक्स डिस्टेंस पे जाके dx थिकनेस की एक पतली सी रिंग कंसिडर कर लूंगा मैं। उसमें छोटा सा चार्ज dq क्या होगा? वो हो जाएगा सिग्मा इंटू इस रिंग का एरिया। रिंग का एरिया हो जाता है लेंथ, लेंथ ऑफ रिंग है 2 पाई एक्स सर्कमफ्रेंस, इंटू उसकी थिकनेस जो कि है dx। अब dq आ गया है तो इस फॉर्मूले को सीधे सीधे मैं अगर यूज कर लूं तो मैं इसका छोटा सा मैग्नेटिक मोमेंट लिख सकता हूं dm। dm होना चाहिए इसमें चार्ज जो कि है dq इंटू ओमेगा इंटू आर स्क्वायर, यानी यहाँ पे तो रेडियस क्या है हमारी एक्स स्क्वायर बाय 2, ये छोटा सा dm आया है। समझ आई बात? इसी को मुझे इंटीग्रेट करना है m निकालने के लिए। कहाँ से कहाँ तक? x बराबर 0 से लेके कैपिटल R तक। वैल्यूज पुट कर दो। dq आपको मिल गया है सिग्मा 2 पाई x इंटू ओमेगा इंटू एक्स स्क्वायर बाय 2 इंटीग्रेशन 0 से लेके R तक। बाहर क्या क्या आ जाएगा? सिग्मा 2 पाई बाय 2 इंटू ओमेगा, ये तो बाहर आ सकता है, अंदर बचेगा एक्स क्यूब इंटू एक dx भी है, इंटू dx 0 से लेके R तक। पुट करोगे आप, देखो 2 से 2 कट चुका है तो सिग्मा पाई ओमेगा x की पावर 4/4, तो वो हो जाएगा r की पावर 4/4। किसी को कोई डाउट? जिन भी लोगों ने गलत किया उन्हें अपनी गलती समझ आई? अरे गलती समझ आई क्या? किसी को कोई डाउट है मैंने क्या किया है? चलो अब देखो, जीवन क्योंकि काफ़ी आसान है तो ऑब्वियसली हमें ऐसे नहीं करना होगा, क्योंकि मैंने अभी कहा कि मैथ्स में, सॉरी मैंने अभी कहा मेंस में क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना? मेंस में क्वेश्चन आते हैं तो इसके लिए हम सीधी सी एक ट्रिक यूज़ कर लेते हैं, क्योंकि काफ़ी पुराने लोगों ने एक्सपेरिमेंट कर करके एक कंक्लूजन निकाला। समझ आ रही बात? और कंक्लूजन ये था कि अगर आपके पास कोई भी ऑब्जेक्ट है, कैसी भी ऑब्जेक्ट हो, आपकी ऑब्जेक्ट 2D हो या 3D हो, आपकी ऑब्जेक्ट के ऊपर चार्ज Q हो और आपकी ऑब्जेक्ट का मास अगर m हो, समझ आ रही बात? चार्ज अगर Q हो, मास अगर m हो और उसे ओमेगा से घुमा दिया जाए, किसके अबाउट? किसी एक एक्सिस के अबाउट, तो उन्होंने कहा कि उसके मैग्नेटिक मोमेंट बाय एंगुलर मोमेंटम का रेशियो Q/2m आता है। चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन अगर यूनिफॉर्म है, ऑब्जेक्ट के ऊपर टोटल चार्ज Q है, ऑब्जेक्ट का मास m है और उसे किसी भी एक्सिस के अबाउट ओमेगा से अगर हम घुमा रहे हैं, तो उसके मैग्नेटिक मोमेंट बाय एंगुलर मोमेंटम का रेशियो Q/2m आएगा। और ये दोनों ही चीज़ें
आपको अबाउट एक्सिस लिखनी है, जिसके अबाउट कैलकुलेट आप कर रहे हो। अब देखो जीवन कितना आसान हुआ। क्यों? क्योंकि एंगुलर मोमेंटम लिखना बहुत आसान है। एंगुलर मोमेंटम प्योर रोटेशन के लिए होता है आई ओमेगा। ओमेगा हमें क्वेश्चन में दिया रहेगा और हमने अपने जीवन का काफी समय आई निकालने में बिताया है। तो जब हम मेहनत आई निकालने में कर चुके हैं तो अब हम एम के लिए मेहनत नहीं करेंगे। एम आप हमेशा डायरेक्टली कैसे निकालोगे? मैग्नेटिक मोमेंट आप डायरेक्टली हमेशा बता सकते हो Q/2m इंटू एंगुलर मोमेंटम L। समझ आ रही है बात? अरे समझ आ रही है क्या बात? अब देखो ये काम भी करता है कि नहीं। तो ये था हमारा पहला सवाल। पहला सवाल था आपका कि भाई अगर ओमेगा से घुमा रहे हैं रिंग को तो आप बताओ कि कितना होगा मैग्नेटिक मोमेंट। तो अगर मैं यहाँ पे ट्रिक यूज करता तो मैग्नेटिक मोमेंट होता है Q/2m इंटू एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है भाई? आई ओमेगा। तो रिंग का आई अबाउट सेंटर ऑफ मास परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट क्या होता है? mr² इंटू ओमेगा। देख लो भाई आंसर सेम आया कि नहीं आया? क्या मुझे कुछ भी सोचना पड़ा? ये चीज़ भी मुझे याद नहीं होती तब भी मेरा आंसर आ जाता, पर ये चीज़ याद होनी चाहिए क्योंकि एग्जाम में एक ही क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, तो मैं सीधे सीधे मैंने एम की वैल्यू बता दी। अच्छा यहाँ तो देखो इंटीग्रेशन करना पड़ गया भाई, तो उसका भी सीधा सा सॉल्यूशन था। अगर आपने थोड़ा सा सोच लिया होता, अगर आपको पता होता मतलब m, तो ये हो जाएगा Q/2m इंटू एंगुलर मोमेंटम आई ओमेगा। तो डिस्क का अबाउट सेंटर ऑफ मास परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है mr²/2 और इंटू ओमेगा। और Q तो आप सीधा सीधा लिख ही सकते हो। Q की वैल्यू तो कितनी हो जाती है? Q की वैल्यू हमें पता है हो जाती है सिग्मा इंटू πr²। जरा पुट करके देखो सेम आंसर आएगा। आप बच गए इंटीग्रेशन से। अभी तो मैंने डिस्क ही दी थी। अगर क्वेश्चन देने वाले ने आपको स्फीयर दे दिया होता तो आपकी हालत खराब हो जाती। आपको थीटा पे जाके डी थीटा थिकनेस की एक डिस्क कंसीडर करनी पड़ती, उस डिस्क में छोटा सा रिंग का एलिमेंट कंसीडर करना पड़ता, उसे इंटीग्रेट करना पड़ता और तब ये आंसर आता। समझ आ रही बात? जब मैंने पढ़ाना नया नया शुरू किया था तो मैं स्फीयर वाला डिराइव करता था क्लास में और बच्चे को बहुत मज़ा आता था, पर उसमें सिर्फ मेरी मेहनत लगती है इसलिए अब मैंने बंद कर दिया। ठीक है, सीधे से हमें पते की बात पता होनी चाहिए, वो ये है। समझ आ रही है बात? तो अब हमसे कैसा भी क्वेश्चन पूछा जाए हम उसका सोल्यूशन बता पाएंगे। जैसे देखो क्वेश्चन अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि फाइंड द मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट, और पहला है कि आपके पास एक रॉड है जो दिख रही नॉन यूनिफॉर्म में, पर मैं यूनिफॉर्म बनाना चाहता था, मिट जाओ। तो हमारे पास एक रॉड है जिसका मास m है, लेंथ l है। इस एक्सिस के अबाउट उसे मैं घुमा रहा हूं ओमेगा से और उस पर चार्ज दिया हुआ है q। तो उसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा बता सकते हो आप? विदित पूछ रहे हैं एल एम वी आर भी हो सकता है क्या? बेटा एम वी आर जो होता है वो किसके लिए होता है? प्योर सर्कुलर मोशन के लिए हो जाएगा, उसके लिए आप यूज कर सकते हो। या आप वो वाला बोल रहे हो अगर ट्रांसलेशन वाला, तो वो यहाँ पे काम नहीं करेगा। आपको बेसिकली आई ओमेगा लिखना है, तो रिंग वाले केस में एम वी आर ही आई ओमेगा आ जाता है, पर डिस्क वाले केस में काम नहीं करेगा ना वो, तो रोटेशन वाला यूज करो आई ओमेगा। ट्रांसलेशन वाला नहीं लेना होता हमें, और ऑब्वियसली घुमाएंगे तभी तो करंट आएगा, तभी मैग्नेटिक मोमेंट निकालते हैं हम ऑब्जेक्ट्स का।
तो अब तुम समझ गए सवालों की कोई सीमा नहीं है, कितने भी सवाल करा सकते हैं इसके ऊपर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का क्वेश्चन होगा मेनली वो। तो पहला वाला देखो भाई, ये हो जाएगा Q बाई 2m इंटू आई अबाउट एज, रॉड की एज के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml² बाय 3 इंटू ओमेगा। ये हो गया भाई QL² ओमेगा बाय 6। सेकंड बता दो भाई। दूसरा देखो, तो Q बाय 2m इंटू आई सेंटर के अबाउट ml² बाय 12 इंटू ओमेगा। तो ये हो गया QL² ओमेगा बाय 24। तीसरा बता दो। थर्ड देख लो भाई, m Q बाय 2m और इंटू आई। तो आई अबाउट सरकमफ्रेंस, तो इसके अबाउट होता है mr², पैरेलल एक्सिस थ्योरम से प्लस mr² तो 2mr² इंटू ओमेगा। क्या मिल गया? QR² ओमेगा। समझ आया? रिंग है ना, तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम से mr² प्लस mr² 2mr² इंटू ओमेगा। फोर्थ, सॉलिड स्फीयर दे दिया है तो भी कोई समस्या नहीं है, बहुत भयंकर इंटीग्रेशन से बचे हैं हम। इसकी वैल्यू समझो, ठीक है ना। Q बाय 2m इंटू आई, इसका हो जाता है 2/5mr² और इंटू ओमेगा। तो ये आपको मिल जाएगा कितना? QR² ओमेगा बाय 5। तो मेरे हिसाब से सबको समझ आ गया होगा, इसकी इंपॉर्टेंस समझ आ रही होगी आपको, ठीक है ना। कैसी भी 3D यूनिफॉर्मली चार्ज ऑब्जेक्ट को अगर रोटेट कराया जा रहा है तो मैग्नेटिक मोमेंट सिंपली आप निकाल सकते हो Q बाय 2m इंटू, क्या बोलते हैं उसे, एंगुलर मोमेंटम। किसी को कोई डाउट? अब क्यों यूनिफॉर्म होना चाहिए? बिल्कुल बेटा।
अब नीट वाले क्या कर देते हैं, थोड़ा सा आदमी को दुखी करने के लिए, उन्होंने पूछा था जो क्वेश्चन, उन्होंने पूछा था फॉर एन ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्मली चार्ज द गायरोमैग्नेटिक रेशियो इज, गायरोमैग्नेटिक रेशियो, समझ आ रही है बात? तो वो होता है भाई Q/2m। तो इसका सुंदर सा नाम भी आपको याद रखना है। ये जो रेशियो है, क्या रेशियो है? मैग्नेटिक मोमेंट बाय एंगुलर मोमेंटम को कहा जाता है गायरोमैग्नेटिक रेशियो, और इसकी वैल्यू कांस्टेंट है, वो है Q/2m। समझ आ रही है बात? तो वो शब्द इस्तेमाल कर लेते हैं जिससे बच्चा लौट जाए, कॉन्सेप्ट तो आपको पता ही था। फिर भी अगर आपने ऑप्शन देखा होता तो आप समझ ही गए होते भाई कौन सा रेशियो फिक्स है, एक ही रेशियो तो हमें बताया है Q/2m वाला, तो वही आंसर होगा। समझ आ रहा है? और करने की जरूरत है कि समझ गए हो भाई? फटाफट बोलो, आलस मत दिखाओ। समझ गए? किसी को कोई डाउट? एक आध हल्का फुल्का क्वेश्चन और कर लेते हैं, ठीक है? तो फाइंड मैग्नेटिक मोमेंट मॉड्यूल का क्वेश्चन होगा जहां तक मैं समझता हूं, ठीक है ना? मटेरियल की पोल स्ट्रेंथ आपको दी है, मटेरियल पोल स्ट्रेंथ बराबर m। अच्छा ये देखना, इस तरह के क्वेश्चन वो पूछ लेते हैं, अ रॉड हैविंग पोल स्ट्रेंथ m इज बेंट इन द शेप ऑफ अ सेमी सर्कल, तो नई पोल स्ट्रेंथ बताओ। तो वो सब कर सकते हो ना भाई। L बराबर हो जाएगा क्या, चलो ठीक है मैं करा ही देता हूँ, ठीक है ना? तो अ रॉड ऑफ लेंथ m, L बेसिकली बार मैग्नेट है जिसे बेंड करके एक तो आपने बनाया है क्या, सेमी सर्कल, तो आपको बताना है उसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा, और दूसरा आपने ये बना दिया है जो हम ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है ना? एक सेकेंड। तो इनका आपको मैग्नेटिक मोमेंट बताना है। ये रॉड हैं, ये बार मैग्नेट्स हैं जिनकी पोल स्ट्रेंथ m बताई गई है आपको। तो a और b के लिए आपको बताना है, अ रॉड ऑफ लेंथ l, बेसिकली अ बार मैग्नेट ऑफ लेंथ l जिसकी पोल स्ट्रेंथ m है, उसका मैग्नेटिक मोमेंट बताना है। तो वो क्या होता है, पोल स्ट्रेंथ इनटू सेपरेशन बिटवीन पोल्स। तो ये अलग चीज है परमानेंट मैग्नेट, और वो अलग चीज है चार्ज ऑब्जेक्ट को घुमाने वाली चीज, ठीक है ना? कंफ्यूज मत होना। तो फर्स्ट वाला तो सिंपल है, देखो आपको बस रेडियस निकालनी है ना। रेडियस मान लो r है, तो लेंथ तो l है, यानी कि पाई r ये इक्वल होना चाहिए l। तो रेडियस मुझे मिल गई कितनी, l/पाई। अब बस मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो जाएगा, पोल स्ट्रेंथ इनटू सेपरेशन 2r, तो 2ml/पाई आपके a पार्ट का आंसर होना चाहिए था। लेंथ कोई तो सर्कमफ्रेंस बनाना है बस। b पार्ट का बता दो। सही है ऋषिका।
सोहम का भी सही है, चल बढ़िया। अभिनव भाई थोड़ा सा चेक करो यार, कुछ गड़बड़ लग रही है। अभिरूप का सही है। कुणाल भाई थोड़ी सी आपकी भी गड़बड़ लग रही है। सौरभ का सही है। सुमित तुम्हारा उल्टा है, ध्यान से करो। सही है हर्ष। रोहन क्या कर रहे हो भाई, कहाँ पहुंच गए तुम? एल स्क्वायर कहाँ से आ गया तुम्हारा? अखिल जी नहीं। फिर भी गड़बड़ है रोहन, चेक करो एक बार। चलो देख लो। तो आपको दिया क्या गया है? आपको क्वेश्चन में दिया गया है भाई कि ये जो लेंथ है, ये लेंथ है एल। अब मुझे पता नहीं कितनी रेडियस होगी आर, लेकिन हमें ये पता है कि लेंथ ऑफ आर्क ये होती है आर थीटा। थीटा बस रेडियन में रखना होता है। तो एल ये बराबर होना चाहिए आर इंटू 60 डिग्री यानी कि पाई बाय 3। तो रेडियस भाई कितनी मिल गई? रेडियस मिल गई आपको 3l बाय पाई। रेडियस मिल गई आपको 3l बाय पाई। अच्छा, अब यही तो सेपरेशन चाहिए। ये है अगर x तो ये भी होगा x। तो मैग्नेटिक मोमेंट तो सिंपली आने वाला है m इंटू 2x। ठीक है ना, मैं वही निकाल दूंगा। तो m इंटू 2 इंटू एक्स, एक्स कितना हो जाएगा? तो ये देखो, ये है r, ये है 30 डिग्री, तो x क्या हो जाएगा? r साइन 30 डिग्री। अरे चल जाए यार, यानी कि r बाय 2। तो वो मैं यहाँ पे रख देता हूँ। तो 2x यानी कि r बाय 2। तो बेसिकली m इंटू आर, तो m इंटू 3l बाय पाई। ये था आपका आंसर। मैथ्स है, ज्योमेट्री है, फिजिक्स का बस फॉर्मूला है m इंटू एल। समझ आ रही है बात? हाँ बिल्कुल, जैसे समझ आए वैसे कर लो। तो अब सब लोग मैग्नेटिक मोमेंट निकाल सकते हैं क्या? मैग्नेटिक मोमेंट या तो कोई पूछेगा बार मैग्नेट का इस तरह से बेंड करके, या मैग्नेटिक मोमेंट कोई पूछेगा आपसे करंट कैरिंग लूप का, या मैग्नेटिक मोमेंट आपसे कोई पूछेगा किसी चार्ज ऑब्जेक्ट को रोटेट करके। इसके अलावा मैग्नेटिक मोमेंट पे क्वेश्चन नहीं आने वाला। अगर ये क्लियर है तो हम अपने अगले टॉपिक पे चलेंगे, वो है अर्थ मैग्नेटिज्म। बताओ भाई, चलें? मृगांका ने कह दिया चलो, इसका मतलब चलो। क्या है? हाँ भाई, तो अर्थ मैग्नेटिज्म मतलब क्या हुआ? ये विदित पूछ रहे चैप्टर कब खत्म होगा? अरे अभी तो आज तो शुरू हुआ है, इतना बोरिंग थोड़ी है। अच्छा तो चैप्टर है, ये हो पा रहा है लोगों से, चलने दो, अच्छा है ना। बोरिंग है? अरे कहाँ बोरिंग है यार, इतना बढ़िया तो है। अभी देखो अर्थ का मैग्नेटिज्म पढ़ोगे, टफ नहीं है, बस ये बात है। तो देखो अर्थ मैग्नेटिज्म में क्या है, ये आपको पता है कि आपकी अर्थ है, ठीक है ना। क्या क्या पता है हमें इसके बारे में? ये अपनी एक्सिस के वर्ड घूम रही होती है। एक्सिस एकदम वर्टिकल तो नहीं होती, पर हम ऐसे ही मान लेते हैं। ऊपर जो होता है उसे हम ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल बोलते हैं, नीचे जो है उसे हम ज्योग्राफिक साउथ पोल बोलते हैं। अब ऐसा देखा गया कि पृथ्वी की सतह के पास यानी अर्थ की सरफेस पर भी मैग्नेटिक फील्ड होती है। अर्थ की सरफेस पर भी मैग्नेटिक फील्ड होती है, इसका मतलब अर्थ भी एक मैग्नेट की तरह बिहेव करती है। तो लोगों ने कह दिया हाँ, अर्थ एक मैग्नेट की तरह बिहेव करती है, एक बड़ी सी जायंट बार मैग्नेट की तरह बिहेव करती है, इस तरह से। समझ आ रहा है? और उन्होंने बता दिया कि जो ज्योग्राफिकल नॉर्थ है
उसके पास अर्थ के बाहर मैग्नेट का साउथ पोल है, और जो ज्योग्राफिकल साउथ है उसके पास अर्थ के बाहर मैग्नेट का नॉर्थ पोल है। तो अर्थ के ऊपर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपको दिखती हैं वो कुछ ऐसी दिखेंगी, इस तरह से कुछ। ठीक है ना। तो बस याद क्या रखना है आपको कि अर्थ भी क्या है, एक बार मैग्नेट है, बिल्कुल टेढ़ा होता है, एकदम सीधा नहीं होता है, टेढ़ा होता है, थोड़ा सा डिफरेंस होता है। तो ये जो हमारा इस तरह से हमने ड्रॉ किया है, ये तो हो जाता है आपका क्या, इसे नाम दिया जाता है जियोग्राफिक मेरिडियन। जियोग्राफिक मेरिडियन, ज्योग्राफिक मेरिडियन का मीनिंग हुआ एक ऐसा प्लेन जो कि कंटेन करता है ज्योग्राफिक नॉर्थ और साउथ को। प्लेन कंटेनिंग जियोग्राफिक, ये अलग ही टाइप कर रहा है यार, नॉर्थ एंड साउथ पोल। समझ आया। तो इस प्लेन को, ये प्लेन आप समझ रहे हो ना, ऐसे आउट ऑफ द प्लेन आता हुआ एक प्लेन होगा जो नॉर्थ और साउथ पोल को कंटेन कर रहा है, उसे हम नाम देते हैं ज्योग्राफिक मेरिडियन। और सिमिलरली एक होता है इस तरह से, ठीक है ना, जहां यहां नॉर्थ पोल है और यहां साउथ पोल है, जो कि मैग्नेटिक नॉर्थ और साउथ को कंटेन कर रहा है, उसे हम नाम देते हैं मैग्नेटिक मेरिडियन। मैग्नेटिक मेरिडियन, समझ आया। तो इस तरह से अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करती है। अब आप देख सकते हो कि ये दोनों अलाइंड नहीं है, इनके बीच में कुछ एंगल है। तो ये जो एंगल होता है फाई, इसे हम नाम देते हैं एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। यानी कि ज्योग्राफिक मेरिडियन, यानी वो प्लेन जो ज्योग्राफिक नॉर्थ और साउथ पोल को कंटेन कर रहा है, और मैग्नेटिक मेरिडियन जो कि मैग्नेटिक नॉर्थ और साउथ पोल को कंटेन कर रहा है, उनके बीच का जो एंगल होता है उसे आप नाम देते हो एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। अब क्योंकि पृथ्वी पे काफ़ी चीज़ें बदलती रहती हैं, आपको पता है, ठीक है ना, तो ये प्लेन्स भी लगातार बदल रहे होते हैं, ठीक है ना, इनके बीच का एंगल भी लगातार बदल रहा होता है, लेकिन इसकी एवरेज वैल्यू हम जो ले लेते हैं वो हम ले लेते हैं 11.5 डिग्री। सिर्फ ज्ञान की चीज़ है, काम कभी जीवन में नहीं आने वाली है। तो आपको सिर्फ ये याद रखना है कि मैग्नेटिक मेरिडियन और ज्योग्राफिक मेरिडियन के बीच का जो एंगल है उसे हम एंगल ऑफ डिक्लिनेशन कहने वाले हैं। उसकी वैल्यू उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है ना, लेकिन लगभग वो 11.5 डिग्री के आसपास होती है, लेकिन समय के साथ बदल रही है, ठीक है। हाँ बिल्कुल, हम ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, समझ रहे हो ना। अब देखो, ये आपने निकाल लिया। अब क्वेश्चन किसके ऊपर आएगा, क्वेश्चन आएगा आपके पास कि किसी भी जगह पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी है। अर्थ की सरफेस पे कोई भी जगह अगर हम ले लें, अच्छा अगर किसी को नहीं पता है तो मैं ये बताना चाहता हूँ, हालांकि अगर किसी को नहीं पता है तो अब बहुत देर हो चुकी है। इसे इक्वेटर कहते हैं, ठीक है ना। जो इक्वेटर होता है वो अर्थ के जो स्फीयर है उसे दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है। इस चीज़ को बोला जाएगा सदर्न हेमिस्फीयर। याद रखना, नीट में क्वेश्चन मेनली इसी लैंग्वेज में आते हैं, सदर्न हेमिस्फीयर। और ये है आपका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ऊपर वाला टुकड़ा, हेमिस्फीयर। समझ आई क्या बात, ठीक है। अब मेन चीज आपको पढ़नी होती है कि किसी भी जगह पर मैग्नेटिक फील्ड कैसी होगी, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन अर्थ सरफेस, अर्थ सरफेस। अब देखो, जनरली मैं ऐसे क्लास में एक नोटबुक की हेल्प से समझाता हूँ। अरे मृगांका भाई, मैं बहरा नहीं हूँ, और बहरा हूँ भी तो अंधा नहीं हूँ। तुमने एक बार लिख लिया, मैंने पढ़ लिया होगा, 6 बार लिखोगे तो उससे कुछ नहीं होगा, सिर्फ मैं इरिटेट होऊंगा, ठीक है ना। जो पढ़ा रहा हूँ उस पर ध्यान नहीं है तुम्हारा, जो मैं बोल रहा हूँ उस पर ध्यान नहीं है, कचरा लिखे पड़े हो तुम, तब से टाइप कर रहे हो। तो मैं बोल रहा हूँ द मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन अर्थ सरफेस, इस पे क्वेश्चन आएगा। तो इसे मैं एक्सप्लेन करता हूँ एक नोटबुक की हेल्प से। तो आप कोशिश करो कि आपके पास अगर कोई नोटबुक हो, संभावना कम है, लेकिन अगर आपके पास कोई नोटबुक है तो आप अच्छे से समझ पाओगे, ठीक है।
तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ जो लोग थोड़े बहुत भी मेहनती होंगे उन्होंने एक नोटबुक उठा ली होगी, ठीक है। तो होता ये है कि किसी भी जगह पे अगर आप इन दो प्लेन्स को ड्रॉ करो, जो आपका मैग्नेटिक मेरिडियन था और ज्योग्राफिक मेरिडियन था, तो वो कुछ इस तरह के बनते हैं। समझ आ रहा है? अभी मैंने क्या बना दिया, एक नोटबुक को अगर आप ओपन करोगे और उसे वर्टिकली खड़ा कर लो टेबल पे, नोटबुक को ओपन करके अगर उसे खड़ा कर लोगे तो आपको दो प्लेन दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं? ऐसा बहुत अच्छी ड्राइंग नहीं है, लेकिन फिर भी आपको समझ आ रहा होगा कि भाई नोटबुक है जो कि खुली हुई है, एक पोर्शन उस तरफ चला गया, एक पोर्शन उस तरफ चला गया। अगर आप टेबल के ऊपर अपनी नोटबुक को खोल के खड़ा कर लो, अरे कर रहे हो ना, तो आपको इस तरह का कुछ डायग्राम दिखेगा। तो आप देख सकते हो कि ये लाइन भी हॉरिजॉन्टल प्लेन में है और ये लाइन भी हॉरिजॉन्टल प्लेन में है। समझना बात, ऐसा नहीं है कि ये नीचे है, इससे नीचे नहीं है, ये दोनों सेम लेवल पे आ रही हैं। ये नोटबुक के दो खुले हुए साइड्स हैं जिनको मैंने एक टेबल के ऊपर रख लिया है, और ये जो डायरेक्शन है जो कि नोटबुक का आपका बैक बोलते हैं इसे, ठीक है ना, ये बेसिकली वर्टिकल डायरेक्शन है। समझ आ रहा है? तो ये डायरेक्शन पूरी क्या है, हॉरिजॉन्टल, और ये डायरेक्शन पूरी क्या है, वर्टिकल। एक सेकंड रुकना जरा। हेलो, हाँ भाई, समझ आ रहा है? तो अब इनमें से एक है अपना क्या, ज्योग्राफिक मेरिडियन, और एक है आपका क्या, मैग्नेटिक मेरिडियन। तो मैं अगर बोल दूं कि ये जो बाहर की तरफ वाला पोर्शन है ये है मेरा मैग्नेटिक मेरिडियन, और ये जो पीछे वाला पोर्शन है ये है हमारा ज्योग्राफिक मेरिडियन। तो आपको दिख रहा होगा कि ये जो एंगल है हमारी बुक के दो साइड्स के बीच का जो एंगल है, यही है फाई, हमारा एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। क्लियर हुआ क्या सभी को? एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। अगर मैं इसको बोल रहा हूं अपना ज्योग्राफिक नॉर्थ, और यहां कहीं पीछे होगा ज्योग्राफिक साउथ, समझ रहे हो ना बात? तो यहां पे मैग्नेटिक क्या होगा, यहां पे मैग्नेटिक साउथ पोल होगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अगर वहां पे ज्योग्राफिक नॉर्थ है तो यहां पे मैग्नेटिक साउथ होगा। क्या हर जगह पे मैग्नेटिक फील्ड हॉरिजॉन्टल होगी? क्या हर जगह पे मैग्नेटिक फील्ड हॉरिजॉन्टल होगी? नहीं। धरती है गोल, अगर धरती है गोल तो ऐसा इमेजिन करो कि फील्ड लाइन अगर मैं ड्रॉ करूं तो कुछ इस तरह से होगी। ये मान लो नॉर्थ पोल है, ये मान लो साउथ पोल है, तो फील्ड लाइंस जो निकलती हैं वो इस तरह से निकलती होंगी, इस तरह से होती होगी, और फिर इस तरह से जाती होगी। तो क्या हर जगह पे फील्ड लाइन हॉरिजॉन्टल लगेगी? नहीं। ये ऐसा डायग्राम में लग रहा है, लेकिन हर जगह पे फील्ड लाइंस हॉरिजॉन्टल नहीं होती हैं। आपको दिख रहा है हॉरिजॉन्टल एग्जैक्टली वो कहाँ पे दिख रही होंगी, पैरेलल टू सरफेस, वो दिखती हैं इक्वेटर पे। अगर नहीं भी पता है तो जनरली अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड को इस तरह से शो कर दिया जाता है, बी। तो बी कहलाती है अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड, अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड। और ये जो एंगल हॉरिजॉन्टल के साथ वो बनाती है डेल्टा, अरे बन जाए यार, देखो ऐसी हालत है ना, मतलब ये जो एंगल वो हॉरिजॉन्टल के साथ बनाती है डेल्टा, इस डेल्टा को कहा जाता है एंगल ऑफ डिप, एंगल ऑफ डिप। यानी हॉरिजॉन्टल के साथ अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड कितना एंगल बनाता है उसे आप कह देते हो एंगल ऑफ डिप। तो किसी भी जगह पे अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड के दो कंपोनेंट्स आ सकते हैं अर्थ की सरफेस के ऊपर, एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में और एक वर्टिकल डायरेक्शन में। तो हॉरिजॉन्टल वाले को मैं बी एच कह देता हूं और वर्टिकल वाले को मैं बी वी कह देता हूं। तो आप सीधा सीधा देख सकते हो कि बी एच यानी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड ये हो जाता है बी कॉस डेल्टा, और बी वी यानी वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड ये हो जाता है बी साइन डेल्टा। समझ आ रही है बात? मेंटली रिटार्डेड हो गया है शायद लैपटॉप। ये आपको याद रखना है,
यानी कि हम कह सकते हैं कि tan डेल्टा, अगर आपको एंगल ऑफ डिप पता है तो आप रेशियो बता सकते हो किसका, बी वर्टिकल बाय बी हॉरिजॉन्टल का। किसी को कोई समस्या इसमें? तो किसी भी जगह पे होगा क्या, देखो हर जगह पे अर्थ का एक ज्योग्राफिक मेरिडियन होगा और एक मैग्नेटिक मेरिडियन होगा, दोनों एक दूसरे के साथ एंगल बना रहे होंगे, जैसे नोटबुक के दो हिस्से अगर आप उसे खोल दो तो, ठीक है ना, उस एंगल को हम बोलेंगे एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। मैग्नेटिक फील्ड हमेशा मैग्नेटिक मेरिडियन में ही रहेगी, मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक मेरिडियन में ही रहेगी, और हॉरिजॉन्टल के साथ वो जो एंगल बना रही होगी उसे आप कहोगे एंगल ऑफ डिप। और एक बहुत जरूरी पॉइंट जो मेंस में पूछ लेते हैं कंफ्यूज करने के लिए, इफ डेल्टा इज बिलो हॉरिजॉन्टल, इफ डेल्टा इज बिलो हॉरिजॉन्टल तो उसे आप लेते हो मेरे भाई पॉजिटिव, इफ डेल्टा इज अबव हॉरिजॉन्टल तो उसे आप लेते हो नेगेटिव। समझ आई क्या बात? अरे क्लियर हुआ? इफ डेल्टा इज बिलो हॉरिजॉन्टल, क्योंकि हमने एंगल ऑफ डिप बोल दिया है उसे, तो उसे पॉजिटिव लेते हैं। अगर वो हॉरिजॉन्टल के अबव हो नेट फील्ड तो एंगल ऑफ डिप नेगेटिव कहलाता है। समझ आ रहा है? चलो, तो ये क्लियर हो गया होगा। और काफी कम मैग्नेटिक फील्ड होती है, ठीक है, 0.5 गॉज के करीब होती है, बहुत ही कम। मैग्नेटिक फील्ड तो नॉर्थ पोल से निकलती है, हाँ भाई नॉर्थ पोल से निकलती है। तो मैग्नेट के नॉर्थ पोल से निकलती है, अर्थ के नॉर्थ पोल से नहीं निकलती है, दोनों अलग अलग हैं। डायग्राम मैंने अजीब ड्रॉ किया है, क्या अजीब ड्रॉ कर दिया महाराज? अच्छा इस डायग्राम में बोल रहे हो क्या? इस डायग्राम में बोल रहे हो? महात्मा जी, अरे चचा तो यहाँ नॉर्थ लिख भी तो दिया है, यहाँ नॉर्थ लिख दिया है, यहाँ साउथ लिख दिया है, अर्थ तो गोल है, अपना सर घुमा लो। मैंने अपना सर घुमा लिया, मैंने बस फील लाने के लिए उसको ड्रॉ कर दिया था। अरे दिख रहा है ना भाई? नहीं नहीं मतलब लेफ्ट वाले में ये, अच्छा वो तो यार समझाने के लिए लिखा है बस, ठीक है ना। यहाँ पे क्या कहना चाह रहे हो, ये साउथ में एंटर ही तो करेगी, सही तो है ये भाई, मैग्नेटिक साउथ है ना, तो मैग्नेटिक साउथ में एंटर ही तो करने वाली है, क्या दिक्कत है? निकलती हुई थोड़ी दिखा रहे हैं, निकली तो नॉर्थ पोल से होगी, घुस रही है वो तो साउथ पोल में। अरे बेटा कॉर्नर से नहीं निकल रहा है यार, ये प्लेन है, इन्फिनिटी तक प्लेन जाएगा, पीछे बहुत दूर तक जाएगा, वहां से निकलती हुई आ रही है ये। किसी एक पॉइंट पे मैंने मेजर करना शुरू कर दिया है इसके अबाउट। हद से ज्यादा कंफ्यूज मत हो यार, और जनता भी दुखी हो जाएगी। क्लियर है? मुश्किल नहीं, आसान है, हलवा है एकदम। समझ आएगा सभी को? अरे भाई समझ आया क्या? अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, एंगल ऑफ डिप कैसे निकालते हैं, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कैसे निकालते हैं, वर्टिकल कंपोनेंट, सवाल इसके ऊपर काफी आ सकते हैं। देखो एक क्वेश्चन, तो आपको बताना है, अच्छा क्वेश्चन करा दें या थोड़ा पहले आसान आसान कराएं? कर ही लेते हैं चलो आसान। अरे आसान में तो इसमें क्या ही पूछूंगा मैं, आपको एंगल ऑफ डिप दे दूंगा और हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कंपोनेंट पूछ लूंगा। लो, अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड, अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड is 0.5 gauss, find horizontal component of magnetic field। देखते हैं कितने लोग कर पाते हैं। अच्छा कन्वर्जन अगर याद नहीं है तो याद रखना, एक टेस्ला ये बराबर होता है 10 की पावर 4 गॉज। खैर आप गॉज में ही आंसर दे सकते हो, इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी।
हाँ, कोई क्वेश्चन होता तो हम ऐसा ही यूनिट पुट करते जो कि टेस्ला है। अच्छा, एंगल ऑफ डिप नहीं दिया है मैंने। एंगल ऑफ डिप की वैल्यू 37 डिग्री। अरे है ही क्या इसमें, ये होता है हॉरिजॉन्टल, ये नेट फील्ड दी गई है 0.5, ये है आपका 37 डिग्री। बी एच बराबर 0.5 कॉस 37, 0.4 गॉज। 1 टेस्ला क्या है, कन्वर्जन बता दिया है, जीवन में काम आएगा। एक टेस्ला, टेस्ला में देखते हैं ना अपन। ये डोडो कौन है भाई? डोडो असली नाम तो नहीं होगा भाई? असली नाम है क्या डोडो? विचित्र नाम हो गया ये थोड़ा सा। ऋषभ, तो भाई इतना अच्छा नाम है, ऋषभ ही रख लो। अब डोडो डोडो दुनिया बुलाएगी, अच्छा लगेगा क्या? और रख ही रहते तो कुछ तगड़ा रखते यार, डिमेंटर वगैरह कुछ धांसू सा। डोडो काफी छोटा सा नाम है। थैनोस वगैरह रखो, रख ही रहे हो तो। भारी भरकम नाम होना चाहिए ना यार। चलो, तो अब कर लेते हैं थोड़ा ढंग का सवाल। हाजमोला टाइम खत्म हो चुका है, ध्यान से करना। अच्छा, किसी ने अगर एक समय, बहुत समय पहले मैंने एक लेनोवो का ऐड देखा था, उसमें रणवीर कपूर था। अगर किसी को याद आए तो बताना ज़रा। एक मोबाइल का ऐड है वो, जिसमें एक प्रोफेसर स्टेज पे खड़ा होकर क्वेश्चन पूछ रहा होता है, और वो बोलता है कि इफ अ रॉड इज रिलीज फ्रॉम अ हाइट, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द एंड्स। तो फिर अपने रणवीर कपूर ही नाम है ना उसका, हाँ, रणवीर कपूर जो एक्टर थे वो मोबाइल लेके खड़े होते हैं और बोलते हैं सर मुझे आंसर तो नहीं पता पर मेरा फ़ोन बहुत अच्छा है। ऐसा कुछ ऐड था, अगर आपने देखा हो तो वही क्वेश्चन हम यहाँ पे करने वाले हैं जो वो प्रोफेसर क्वेश्चन पूछ रहा था। ठीक है, तो बेस्ड किसके ऊपर है वो? ये ऐड बेस्ड है, बेसिक ऐड नहीं, ये क्वेश्चन बेस्ड है बेसिकली। किसके ऊपर? ऐड तो लेनोवो पे बेस्ड था, क्वेश्चन जो है वो बेस्ड है किसके ऊपर? अर्थ मैग्नेटिज्म के ऊपर। ठीक है, तो क्वेश्चन है आपका, ध्यान से सुनना। A rod of length L, a rod of length L, mass M, is released aligned along east west direction। अरे वो ऐड मैंने देखा था तो मुझे वो क्वेश्चन अच्छा लगा, ठीक है ना, तो मैंने जानना चाहा, मुझे पता तो था ही पर मैंने सोचा यार क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, ये क्लास में कराया जाना चाहिए। पर वो ऐड इतना घटिया था कि वो ऐड ही बंद हो गया, क्योंकि लोगों को समझ ही नहीं आया। अगर वो ऐड अभी चल रहा होता तो मज़ा आता ना कि हमने कुछ टीवी का सॉल्व किया है। तो रॉड ऑफ लेंथ एल, मास एम इज रिलीज्ड अलाइंड अलोंग द ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। ठीक है ना, तो आपको बताना है द पोटेंशियल डिफरेंस, द पोटेंशियल डिफरेंस between its ends as a function of time, function of time। ऐड मुझे जहाँ तक याद है लेनोवो की किसी फ़ोन का था, ये पता मुझे एक्टर वो था और एक टकला सा प्रोफेसर था। ठीक है ना, एज अ फंक्शन ऑफ टाइम आपको बताना है। और यहाँ पे बताया गया है अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड, अर्थ्स क्या हो गया यार इसे, मैग्नेटिक फील्ड ये है बी, और एंगल ऑफ डिप ये है आपका थीटा उस जगह पे।
बताओ भाई। बढ़िया भाई अभिनव। जीरो बोला है प्रीति ने, देख लेते हैं। डायग्राम बनाओ तो आसान लगेगा। कुणाल जी आपके आंसर में टी तो है ही नहीं, तो एज अ फंक्शन ऑफ टाइम क्या हुआ? थोड़ा हिंट दे देता हूँ, मोशनल ईएमएफ का क्वेश्चन है, देखते हैं अभी। मोशनल ईएमएफ, हाँ भाई। तो ये देखो, ये ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ हॉरिजॉन्टल प्लेन होता है कि नहीं होता है? होता है। अब मैग्नेटिक फील्ड आपको बताई गई है कि हॉरिजॉन्टल प्लेन के साथ एंगल बना रही है थीटा बी। अच्छा, रॉड कैसे अलाइंड है? तो रॉड उन्होंने बताया है कि अलाइंड है ईस्ट वेस्ट के अलोंग। इस रॉड को अगर आप रिलीज करोगे तो रॉड किधर गिरना शुरू होगी? वर्टिकली अंदर की तरफ। अरे अंदर की तरफ गिरेगी कि नहीं गिरेगी? रॉड को मैं रिलीज कर रहा हूँ ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, याद रखना कहाँ पे है? हॉरिजॉन्टल प्लेन में होता है। रॉड को रिलीज करोगे तो वर्टिकली गिरेगी, तो इसकी वेलोसिटी रॉड की जो आएगी ना वो अंदर की तरफ आएगी। और v बराबर क्या होता है? u प्लस ए टी, तो 0 प्लस जी टी, यानी वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम क्या है मेरे पास? जी टी है। अच्छी बात है। मैग्नेटिक फील्ड कौन सी काम आएगी? मैग्नेटिक फील्ड होती है साउथ से नॉर्थ, ठीक है ना, क्योंकि ये ज्योग्राफिक हम बात कर रहे हैं, ज्योग्राफिक वाली है, तो ऐसे मैग्नेटिक फील्ड होती है। पूरी हॉरिजॉन्टल होगी नहीं मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड का एक कंपोनेंट वर्टिकल में आएगा जो होगा बी साइन थीटा, और एक हॉरिजॉन्टल में आएगा जो कि होगा क्या? बी कॉस थीटा। अच्छा, हमारे काम का कौन सा है? आपको पता है कि मोशनल ईएमएफ में बी परपेंडिकुलर वाला, वी परपेंडिकुलर वाला और एल परपेंडिकुलर वाला लेते हैं हम पोटेंशियल डिफरेंस के लिए। देखो, तो वेलोसिटी आ रही है इनटू द प्लेन, लेंथ है ईस्ट वेस्ट के अलोंग, तो मैग्नेटिक फील्ड कौन सी वाली लेनी चाहिए मुझे? साउथ से नॉर्थ जो हॉरिजॉन्टल में है। अरे चमका के नहीं, तो मैं लिखूंगा बी कॉस थीटा, ये हुआ बी, वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम जी टी, और लेंथ है एल, ये आएगा आंसर। अरे समझ आया क्या? तो अच्छा क्वेश्चन था, पता नहीं ऐड में क्यों था, पर अच्छा क्वेश्चन था। समझ आ रहा है? एक बार फिर से बिल्कुल बता देते हैं भाई। तो ये पहले तो कई लोग गलत समझ रहे होते हैं कि नॉर्थ मतलब वर्टिकल होता है ऊपर, नॉर्थ ऊपर नहीं होता, नॉर्थ सामने होता है। समझ आ रही है बात? तो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ सब कुछ हॉरिजॉन्टल प्लेन में है। अच्छा, अब आपने हॉरिजॉन्टल में इमेजिन करो रॉड को रिलीज किया है, तो रॉड नीचे गिरती है, वर्टिकल में गिरती है, तो आपको कौन सी वाली फील्ड चाहिए होगी? आपको वो फील्ड चाहिए जो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर और लेंथ के परपेंडिकुलर है। तो वर्टिकल में अगर स्पीड है रॉड की, रॉड आपकी गिर ही वर्टिकल में रही है, तो आप बी साइन थीटा तो नहीं ले सकते ना, क्योंकि फिर तो पैरेलल हो गई वो वेलोसिटी के, तो वो तो काम आएगी नहीं ईएमएफ प्रोड्यूस करने के। तो उससे परपेंडिकुलर डायरेक्शन की फील्ड लेनी है, यानी हमें क्या लेना होगा? बी कॉस थीटा लेना होगा, क्योंकि एंगल ऑफ डिप हमें थीटा दिया गया था, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या आता है? बी कॉस थीटा, और नॉर्थ साउथ है ही किसमें? हॉरिजॉन्टल प्लेन में।
विदित समझ आया? अरे इसलिए देखो दो ही तो फील्ड थी, बी कॉस थीटा बी साइन थीटा। बी साइन थीटा वर्टिकल थी, बी कॉस थीटा हॉरिजॉन्टल थी। अब स्पीड वर्टिकल में है तो वर्टिकल वाली फील्ड नहीं लेनी है, सीधी सी बात है। अरे समझ आएगी नहीं?